बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़। उससे पहले दो चार बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, वो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे अंदाज में समझा सकूँ। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, फोकस के साथ पढ़ें, मेहनत और लगन के साथ पढ़ें, तो आप इनको भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं एफएससी में, क्योंकि अभी तो वो उर्दू मीडियम पढ़ के चले जाएंगे। जब अचानक वो एफएससी में इंग्लिश मीडियम पढ़ने में आएंगे या पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो तब उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ही तवज्जो के साथ, फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आपको आगे फ़ायदा होगा इन चीज़ों का। तो उसमें आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन हर हेडिंग और हर मुश्किल अल्फाज का आगे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुई होती है। तो अगर आप अभी से 9th और 10th उर्दू मीडियम बायोलॉजी को इस अंदाज से पढ़ें कि जो उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन है आप उसको भी साथ साथ रीड आउट कर लिया करें, तो इससे आपको एफएससी में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वो था बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी का तारुफ, जिसका आगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसके बाद दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजी की डिवीजन्स और शाखें, जिसकी इंग्लिश है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इस तरह तकरीबन हर हेडिंग के आगे ब्रैकेट के अंदर उनकी इंग्लिश भी लिखी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको भी रीड आउट कर लिया करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़, उसकी इंग्लिश जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़, ये तो थी कॉमन सी बातें। उसके बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसमें भी एक दो कमी बेशीज़ रह गई थी। वो ये है कि तकरीबन बुक के हर पेज पे या जिस पेज पे जो इस तरह की इंटरेस्टिंग मालूमात होती हैं या फ़ायदे की इंफॉर्मेशन होती हैं वो इस तरह से डिब्बे के अंदर लिखी होती हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इसको स्टडी नहीं करते, इसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन बाई चांस वो पेपर में आ जाती हैं तो उस टाइम वो बहुत ही मायूसी का शिकार होते हैं। वो कहते हैं काश मैं इसको पढ़ लेता, काश मैं इसको पढ़ लेता। तो उसमें हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में थी वो एक थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हमने पहले ही डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि बायोलॉजी क्या होती है। ज़िंदगी का साइंसी मुताला बायोलॉजी होता है और उसके साथ है मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूल से हमें अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए मॉलिक्यूलर से कि मॉलिक्यूल्स का मुताला, मॉलिक्यूल्स का यानी कि ज़िंदगी, ये तो आ गया बायोलॉजी, ज़िंदगी का साइंसी मुताला, ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स
मालिक्यूल्स का मुताला। ज़िंदगी के मालिक्यूल्स का मुताला, तो वो ज़िंदगी के मालिक्यूल्स क्या हैं जो ज़िंदगी के लिए, जो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो मालिक्यूल्स क्या हैं। उसमें पानी है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हो गया जनाब आपके पास न्यूक्लिक एसिड। इन तमाम मालिक्यूल्स का जो साइंसी मुताला है वो कहलाता है मालिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद हमने बायोलॉजी की शाखों में एक शाख पढ़ी थी पैरासाइटोलॉजी, जिसमें पैरासाइट्स का मुताला किया जाता है। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ पैरासाइट्स? पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो दूसरे ज़िंदा जानदारों से खुराक लेते हैं, रहने के लिए जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। खुराक लेते हैं ज़िंदा जानदारों से, खुराक लेना, रहने के लिए जगह लेना और बदले में नुकसान पहुंचाना। तो ये कहलाते हैं पैरासाइट्स। ऐसे जानदार जो दूसरे ज़िंदा जानदारों से खुराक लेते हैं, रहने के लिए जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कहलाते हैं पैरासाइट्स। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़। तो हम इसको एक सर्कल से, जो कि बुक के अंदर दिया हुआ है, उससे थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। ये है आपके पास सर्कल। तो इसमें सबसे पहले है आपका जनाब केमिस्ट्री। क्योंकि हमने इसमें डिस्कस करना है कि बायोलॉजी का जो है वो बाकी तमाम शाखों के साथ रिलेशन होता है। इसके अलावा तकरीबन हर साइंस की हर शाख का हर दूसरी शाख से रिलेशन ज़रूर होता है, क्योंकि बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में सिर्फ जानदारों का हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसका बाकी तमाम शाखों के साथ ताल्लुक़ ज़रूर होता है। क्योंकि आप देख लें कि हम बायोलॉजी में जानदारों की हरकत को डिस्कस करते हैं या उसका मुताला करते हैं, लेकिन उसी के मुकाबले में जो फ़िज़िक्स है उसमें हमने हरकत के कवानीन या हरकत के असूलों को मद्देनज़र रख के भी उसका मुताला करते हैं। तो इस तरह से इनका ताल्लुक़ होता है आपस में। सबसे पहले केमिस्ट्री, उससे हो गया बायोकेमिस्ट्री। यानी कि इसका केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। तो उसमें है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, प्लस रेस्पिरेशन। ये हो गया केमिस्ट्री। उसके बाद है फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स, इसमें मसल्स और बोन्स का मुताला। ये हो गया फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। उसके बाद है मैथमेटिक्स। इसे का बायोमैथमेटिक्स,
बायोमैथमेटिक्स इसमें है कि अदाद व शुमार, अदाद व शुमार का तज्ज़िया या अदाद व शुमार का मुताला। उसके बाद आ गया इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, इसमें नफ़ा और नुकसान का मुताला। इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, इसमें नफ़ा और नुकसान का मुताला किया जाता है। उसके बाद है जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी, इसमें जानदारों का फैलाव, उसका मुताला किया जाता है। तो ये थी हमारे पास कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से क्या ताल्लुक़ है। तो इनमें अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो है बायोफिज़िक्स। कि इसका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के ऐसे क़वानीन से है जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल तौर पर किया जाता है। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स में लिवर और बायोलॉजी में जानदारों की टांगों का मुताला जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इसका ताल्लुक़ हो गया फ़िज़िक्स के साथ, यानी कि बायो और फ़िज़िक्स, बायो का फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इसका ताल्लुक़ जानदारों में मौजूद तमाम कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस से है, जिसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो मेटाबॉलिज्म है ये इसमें ताल्लुक़ कायम करता है कि बायो और केमिस्ट्री का आपस में क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स। इसका ताल्लुक़ मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल इतराक का मुताला से है, यानी कि तजर्बात के बाद हासिल होने वाले अदाद व शुमार का तज्ज़िया या उनका मुताला जो है वो कहलाता है बायोमैथमेटिक्स। इससे बायो का मैथमेटिक्स के साथ ये ताल्लुक़ है। उसके बाद हमारे पास है बायोजियोग्राफी। इसका ताल्लुक़ ज़मीन पर मौजूद तमाम जियोग्राफियाई इलाक़ों में मौजूद जानदारों की स्पीशीज़ और उनके फैलाव के मुताले से है। ये कहलाता है बायोजियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी के साथ बायो का क्या ताल्लुक़ है ये इसकी वजाहत करता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इसका ताल्लुक़ जानदारों के मुआशी मुताले से है, यानी कि बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए गंदम की फसल के ऊपर लगाए जाने वाले कीमत फ़रोख्त के हिसाब किताब में हासिल होने वाले नफ़ा और नुकसान का मुताला जो है वो कहलाता है बायो इकोनॉमिक्स। अगर बायो का देखें तो इसमें हमने जानदारों की ख़रीद व फ़रोख्त के दरमियान जो भी नफ़ा और नुकसान आता है उसका हिसाब किताब वो बायो में आता है। और बायो इकोनॉमिक्स इससे इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ ये बनता है कि इनमें मौजूद जो भी हमें नफ़ा और नुकसान, इनकी ख़रीद व फ़रोख्त से जो भी हमें नफ़ा और नुकसान आता है वो कहलाता है बायो इकोनॉमिक्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।